स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए इतिहास लाया हूँ। हम पिछली कक्षा में क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत से चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 का जो हमारा नाम था वो क्या था? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर का जो हमारा नाम था चैप्टर 2 था और नाम था फ्रॉम hunting gathering to growing food। हमने इस अध्याय में कुरनूल की गुफाओं तक अध्ययन किया था, जहां हमें कुछ एसेस मिलती हैं, जहां हमें जो एविडेंस मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? मानव के ईंट को पकाने की कला का ज्ञान का हो जाना, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ तक अध्ययन किया था पिछली कक्षा में। अब आज हम वहीं से इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू रखते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हिस्ट्री, टाइमिंग्स एंड नेम। तो ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास। मानव इतिहास में जो टाइमिंग है, टाइम एंड नेम। अब टाइम एंड नेम क्या है? तो जो ये मानव इतिहास है, ये जो घटनाएं घटी मानव इतिहास में प्रारंभिक समय में, उनका समय क्या था, यानी आज के कितने वर्ष पूर्व के जो है घटना, और उस घटना को इतिहास में या पुरातत्व में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जो समय आता है, ये समय आता है 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स एगो, यानी आज के 12,000 साल से लेकर के उसके पीछे 2 मिलियन वर्ष तक का जो समय है, उस समय को पैलियोलिथिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल। वो जो समय है वो पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नेम है ये आता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक जो टाइम होता है, इसका जो टाइम है वो 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के 12,000 ईयर्स एगो तक का है, यानी कि आज के 12,000 वर्ष से लेकर के उसके पीछे के जो 2 मिलियन वर्ष हैं, उस समय को हम पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब जो पैलियोलिथिक है, ये पैलियोलिथिक का नाम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसको कहते हैं पूरा पाषाण। तो इस शब्द का जो है मीनिंग किस तरीके से है? पैलियो, पैलियो मीन्स होता है, इसका जो मीनिंग है ये होता है ओल्ड। और लिथोस, लिथोस जो वर्ड है उससे बना है लिथिक। लिथोस, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि जो ओल्ड स्टोन का जो समय था, यानी पूरा पाषाण काल, इसको जो है हम अंग्रेजी में पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। और जो समय है वो 12,000 वर्ष से लेकर के 2 मिलियन ईयर्स तक का है। अब पैलियोलिथिक को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको जो पार्ट है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट्स आते हैं। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो होता है
अपर, दूसरा होता है मिडिल, और जो तीसरा होता है वो होता है लोअर। तो इस प्रकार से पैलियोलिथिक एज को या उस पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर। अब जो अपर का जो सबसे पहला समय आता है वो 2 मिलियन से लेकर के 12,000 ईयर्स के बीच का होता है, और 12,000 ईयर्स से लेकर के 10,000 यानी 10,000 ईयर्स तक के बीच का जो समय होता है वह मिडिल पीरियड होता है, जिसको हम मेसोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो हमारा मिडिल है, मिडिल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो मेसोलिथिक यानी कि जो मिडिल टाइम आता है इसका, उस समय हमारा एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो गया था। तो वो एक क्रांति थी। पुरापाषाण युग में मानव के जीवन में वह एक क्रांति का समय था। इसलिए जो मिडिल एज है, मिडिल टाइम जो है, मेसोलिथिक पीरियड है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो हम इस मिडिल पीरियड को क्या, इसको हम मेसोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक, और इसी मेसोलिथिक पीरियड में एक और मानव के साथ जो सबसे बड़ी घटना घटी, इंपॉर्टेंट घटना घटी, वो इंपॉर्टेंट घटना यह थी कि मानव ने इस पीरियड में क्या किया था, उसने जो है हथियारों को यानी जो टूल्स जो उसके बनाने की कला थी, उसमें परिवर्तन ले आए थे। यानी पहले के जो हथियार बनते थे, वो हथियारों का जो आकार प्रकार था, वो भिन्न था, और जब इस पीरियड में आते हैं, मेसोलिथिक पीरियड में, तब हथियारों के आकार प्रकार में भिन्नता आती है। यानी कि इस समय मेसोलिथिक पीरियड में जो हथियार बनाए जाने लगे, वो हथियार छोटे साइज के होते थे। यानी कि जो उनका आकार प्रकार था वो पहले के अपेक्षा अब छोटा होने लगा, और उसके अपेक्षा ज़्यादा सुंदर होने लगा। और दूसरी बात, जब छोटे हथियार बनाए जाने लगे इस समय, तो इसको माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इसकी सबसे जो खास बात आई, वो खास बात ये आई मेसोलिथिक पीरियड में कि टूल्स में परिवर्तन देखे जाने लगे। टूल्स में परिवर्तन होने लगा। अब परिवर्तन जो हो रहा था, ये परिवर्तन क्या था? क्या परिवर्तन था इनमें? तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया वो इनके आकार प्रकार में अंतर था, पहले की अपेक्षा। दूसरी जो बात आती है, वो ये आती है कि इनके जो टूल थे, अब उनमें हैंडल भी लगाए जाने लगे, और हैंडल के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा था, वो या तो बोन्स थी या फिर वुड थे। यानी लकड़ी या हड्डियों को अब हैंडल के रूप में टूल्स में प्रयोग किया जाने लगा, और ये जो हैंडल लगाए जाते थे, इनको फिक्स किया जाने लगा। यानी अब फिक्स हैंडल वाले हथियार को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से मानव ने अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी। तो ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन था, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके टूल्स में आपको परिवर्तन देखने को मिले, और ये मेसोलिथिक पीरियड में होता है। तो मेसोलिथिक पीरियड जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है 2-3 कारणों से। तो सबसे पहला जो कारण मैंने अभी आपसे बताया, वो क्या था? एनवायरनमेंट का चेंज होना। एनवायरनमेंट चेंज, ये जो है स्टार्ट हो जाता है मेसोलिथिक पीरियड में। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, वो जो दूसरी बात थी, वो था इनकी टूल्स में परिवर्तन होना। तो टूल्स जो थे वो अब टिनी यानी कि छोटे आकार में बनाए जाने लगे। छोटे आकार में बनाए जाने लगे। अब छोटे आकार में बनाए जाने के कारण छोटे आकार में बनाए जाने लगे।
में बनाए जाने लगे। और इसी कारण इस पीरियड को और इसी कारण इस पीरियड को अब माइक्रोलिथिक पीरियड के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी कारण इस समय को माइक्रोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद अगला जो आता है, अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि इनके आकार जो है छोटे होने के कारण इस पीरियड को माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाने लगा। अगली जो बात है वो ये है कि ये जो टूल्स थे इसमें अब फिक्स हैंडल लगाए जाने लगे। जो है फिक्स, पहला पॉइंट तो आपका ये होता है और दूसरा पॉइंट आपका होता है फिक्स्ड हैंडल यूज होने लगे। और ये जो हैंडल यूज होने लगे वह किससे थे? बोन्स या वुड के बने हुए। तो जो हैंडल थे वो किसके थे? या तो वुड के बनाए गए और या फिर बोन्स के बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार से मेसोलिथिक जो पीरियड होता है वो अपने आप में मानव जीवन में एक क्रांतिकारी समय जाना जाता है। तो इस प्रकार से मेसोलिथिक पीरियड का इतना अधिक इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद का जो अगला बिंदु आता है मेसोलिथिक के बाद जो आता है वो आता है नियोलिथिक। ये जो नियोलिथिक पीरियड था ये कब था? 10,000 पहले। ठीक है, मेसोलिथिक जो था वो कब का था? मेसोलिथिक जो पीरियड था वो 12,000 से 10,000 साल के बीच का था। और पैलियोलिथिक जो पीरियड था वो 12,000 वर्ष से 2 मिलियन ईयर्स के बीच का था। तो यहाँ पर हम उसका भी जिक्र एक बार आपकी समझने के लिए कर दे रहे हैं। इनका जो पीरियड का समय है एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहला जो पैलियोलिथिक पीरियड आता है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में ही ये सारे पीरियड हैं। तो पैलियोलिथिक, इसमें जो पहला पीरियड आता है वो 2 मिलियन से आता है 12,000 ईयर्स एगो का। फिर इसमें जो आपका आता है अगला मेसोलिथिक आता है। तो मेसोलिथिक जो होता है, मेसोलिथिक, इसका जो समय होता है वो 12,000 से 10,000 ईयर्स के बीच का होता है। अब इन दोनों के बाद जो अगला आता है 10,000 ईयर्स का, यानी 10-12 के बीच का जो था वो मेसोलिथिक हो गया। के बाद जो अगला पीरियड आता है वो आता है नियोलिथिक का। तो नियोलिथिक का जो पीरियड होता है वो 10,000 ईयर्स एगो का हो जाता है। नियोलिथिक पीरियड ये होता है 10,000 ईयर्स एगो का। तो इस प्रकार से आप मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से मानव के जीवन में धीरे धीरे बदलाव का होना शुरू हो चुका था। तो अब इसके बाद जो अगला चीज आता है वो क्या आता है कि इन्वायरमेंट का चेंज होना, यानी कि जो 12,000 वर्ष के पूर्व का जो समय आता है, जब कि मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक में इन्वायरमेंट के बदलाव शुरू हो चुके थे। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में परिवर्तन जो है मौसम के या इन्वायरमेंट के परिवर्तन का जो समय था वो कब का था? तो पहला चीज आप याद रखेंगे मेसोलिथिक पीरियड था और समय था 12,000 ईयर्स एगो का। ठीक है, इसके बाद इसमें जो क्लाइमेट थे उन क्लाइमेट्स में बदलाव होना शुरू हो चुका था। तो आप याद रखिए चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट
ये जो समय होता है ये होता है किसमें? मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में। और जो समय होता है वो 12,000 साल पहले का होता है। 12,000 साल पहले जो है क्लाइमेट में परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। इसके बाद जो आता है, अब इसमें जब ये चेंजेस होना शुरू हुए, तो जब मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ, तो मौसम के बदलाव होने के कारण बहुत सारी वनस्पतियों में भी बदलाव होना शुरू हो गया। तो जब वनस्पतियों में बदलाव होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? ग्रासलैंड का डेवलप होना, यानी कि जो है घास की मैदानें अब अपना धीरे-धीरे अस्तित्व में आने लगी। तो क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंजेस होता है मेसोलिथिक में 12,000 वर्ष पूर्व। और इसके साथ-साथ जो अब जो क्लाइमेट बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, तो वनस्पतियाँ भी बदल जाती हैं। तो इनके कारण क्या होता है? वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। वनस्पतियों में परिवर्तन होता है और इसका फलस्वरूप होता है ग्रासलैंड का जन्म होना। वनस्पतियों में परिवर्तन प्रारंभ होता है। अब जब वनस्पतियों में परिवर्तन प्रारंभ होता है, तो हमारे सामने परिणाम स्वरूप क्या होता है? ग्रासलैंड आता है। ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदानों का उदय होना। घास के मैदानों का उदय। घास के मैदानों का उदय होना। तो इस प्रकार से ये एक जो प्रारंभिक तौर पर ये मानव जीवन के क्रांति का समय भी हम कह सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, और जब ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हुआ, यानी जब वनस्पतियाँ जब विकसित होना शुरू हो गई, तो अब वनस्पतियों के साथ जो जुड़े हुए अन्य चीज़ें हैं, उनका भी विकास होना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? पहले परिवर्तन होता है एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का, वेदर का। तो जब इनका चेंजेस हुआ, तो वनस्पतियों में चेंजेस आए। अब वनस्पतियों के साथ जुड़े हुए जो जीव होते हैं, मनुष्य के अलावा, उनमें भी परिवर्तन जो है होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिरणों का बढ़ोत्तरी चालू हो गया। यानी कि हिरणों में धीरे-धीरे हिरणों की संख्या बढ़नी प्रारंभ होती है। जब हिरणों की संख्या बढ़नी प्रारंभ होती है, तो इसके साथ-साथ फिर क्या होता है? एंटीलोप। एंटीलोप भी वो भी अस्तित्व में आने लगते हैं। फिर गोट भी अस्तित्व में आने लगती हैं। गोट के अस्तित्व में आने के बाद फिर जो है क्या होता है? शिप जो हैं, भेड़ भी अस्तित्व में आने लगती हैं, कैटल्स अस्तित्व में आने लगते हैं। अब परिणाम स्वरूप ये हो जाता है कि मानव के सामने जब वनस्पतियाँ अपना एक जो है रूप तैयार करती हैं, एक वनस्पतियों का एनवायरनमेंट तैयार होता है, तो जो है पशुपालन की प्रक्रिया में भी एक क्रांति देखने को मिलती है। जब पशुओं के जन्म में, उनकी संख्या में विस्तार होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो मानव अब शिकारी होने के साथ-साथ जो है वह एक चरवाह के रूप में भी परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? वनस्पतियों में परिवर्तन होना। वनस्पतियों में परिवर्तन होने के साथ-साथ ग्रासलैंड या घास के मैदानों का जन्म होना। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, जब हमारी वनस्पतियाँ अस्तित्व में आने लगती हैं या उनका विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है और ग्रासलैंड हमारे सामने अस्तित्व में आने लगते हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो अन्य जीव हैं, उनका भी विकास तेज़ी से होने लगता है। तो वह जो विकास होता है, वो किन-किन जीवों का होता है? तो सबसे पहले होता है इंक्रीज़मेंट होता है, किसमें? डियर में। इंक्रीज़मेंट होता है डियर में। फिर होता है एंटेलोप में। एंटेलोप, गोट्स। फिर
शीप, और इसके साथ-साथ कैटल। अब इस प्रकार से मानव शिकारी होने के साथ-साथ चरवाह के रूप में भी परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं कारणों से चरवाह के रूप में आगमन, यानी अब मानव शिकारी से चरवाह के रूप में आ जाता है। ये पूरी तरीके से ये बदलाव नहीं होता है कि मानो एक बार में अचानक से शिकारी से जो है चरवाह बन जाता है, या वो जो है संपूर्ण मानव जाति उस समय जो अपने अस्तित्व में होती है उन सभी में बदलाव हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। मगर इनमें ये जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से मानव धीरे-धीरे अपने एक नए परिवेश में आना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद क्या होता है, अब जब वो ग्रासलैंड आ गया, पशु भी उसके पास आ गए, अब जो इसकी तीसरी प्रक्रिया आती है, वो तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, फार्मिंग करने के बारे में विचार करना। तो अब यहाँ पे मानो चरवाह बन जाता है, चरवाह यानी कि हर्डरर बन जाता है, और उसके बाद स्टार्ट होती है बैगनिंग फार्मिंग, यानी कि खेतों की प्रक्रिया, फार्मिंग एंड हर्डिंग। जो मानव है वो अब चरवाह और कृषक के रूप में बनने की प्रक्रिया में आने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो उस समय जो खेती-बाड़ी यानी कि जो कृषक खेती करने की जो प्रक्रिया थी, फार्मिंग करने की जो प्रक्रिया थी, अब वो धीरे-धीरे अपने एक स्वरूप में आने लगती है। तो सबसे पहले मैंने पिछले अध्याय में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि सबसे पहले मानव ने फसल के रूप में क्या उगाया। अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान है तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य में फसल के रूप में जौ और गेहूं को उगाया। उसके बाद जो थर्ड क्रॉप आती है हमारी, वह क्या आती है, चावल। तो इस प्रकार से ये 3 फसलों को उगाने की प्रक्रिया मानव प्रारंभ कर देता है। अब इससे एक नया प्रश्न आपके सामने आता है कि मानव ने जो है प्रारंभिक रूप में खेती या फार्मिंग करने की प्रक्रिया कब प्रारंभ की? तो ये आपके सामने 2 प्रकार से इसका आंसर बनता है। पहला होता है मेसोलिथिक पीरियड में, और दूसरा आपका जो आंसर होता है वो ये होता है आज के 12,000 वर्ष पूर्व की। तो इस प्रकार से आप 2 तरह से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यानी कि जो खेती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वह होती है 12,000 वर्ष पूर्व, और दूसरा मेसोलिथिक पीरियड में, यानी मध्य पाषाण काल में। जो मध्य पाषाण काल आता है उसी को ही हम मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से और फसल के रूप में मानव सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उगाता है। दूसरे नंबर पर वो चावल की पैदावार करता है। तो इस प्रकार से ये 3 फसलें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद यह पूरी तरीके से हर एक क्षेत्रों में नहीं होता है, बल्कि मानव आबादी के कुछ क्षेत्रों में यह प्रक्रिया अपने रूप में आने लगती है। तो इस प्रकार से अब हम अभी इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न या आप कोई उत्तर जानना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी सूचना देना चाह रहा हूँ। हमारी जो अगली सूचना है वो ये है कि हमारी
संडे को एक स्पेशल क्लास चलाई जाएगी जिसमें हम अपने जो है आने वाले जो पिछले 15 वर्षों के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको व्याख्या के सहित आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अगली क्लास हमारी स्टार्ट होनी है, जो दुर्भाग्यवश अभी नहीं हो पाई है जीएस की, वह संभवतः इसी सप्ताह प्रारंभ कर दी जाएगी और इसके जो डेट हैं वह आपको हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आने वाले अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पुस्तकों के साथ मनोरंजन के दायरे को विस्तृत करें। यही मेरी जो है आपसे एक गुजारिश है और आप सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप अपने जीवन में सफल हों, यूपीएससी का सपना आपका साकार हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।